स्टार्ट करते हैं वही से एक्चुअली में बायोमोलिक्यूल्स जो चल रहा था हमारा चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स जो हमारा चैप्टर चल रहा है। बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग अब तक बात क्या क्या किए थे, तो बेसिकली हम लोग टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड के ऊपर बात कर रहे थे। टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड के ऊपर बात किए हुए हैं, कुछ बातें और बाकी है, कुछ बातें हम कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड में हम लोग यहाँ एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, इन सारी चीज़ों की बात कर चुके हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रीवियस लेक्चर 3 में जाके आप देख सकते हैं कि एसेंशियल, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हमने किसको कहा है, सही तरीके से डिफाइंड है। फिर हम लोग एसेंशियल अमीनो एसिड के सारे एग्जाम्पल किए थे। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के एग्जाम्पल, जो एसेंशियल नहीं है वो नॉन एसेंशियल होता है, नॉन एसेंशियल ही एसेंशियल से डराइव होकर आता है। फिर हम लोग जब पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, जब दो अमीनो एसिड को जोड़ के डाइमर बना देते हैं उसका, और मतलब जब वो एक तरीके का डाइमर बन जाता है, बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड आ जाता है, तो वहां पे आर ग्रुप का नेचर की वैल्यू बढ़ जाती है, आर ग्रुप का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, आर ग्रुप का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, ये जलना जब भी बंद हो जाए उधर तो बता देना, नहीं तो मेहनत खराब हो जाएगी। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, तो आर ग्रुप के इंपॉर्टेंस के हिसाब से मैं आर ग्रुप, जब पेप्टाइड बॉन्ड दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ के जब डाइमर बना देते हैं तो आर ग्रुप का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो आर ग्रुप के इंपॉर्टेंस के हिसाब से अमीनो एसिड्स के टाइप बनते हैं नॉन पोलर अमीनो एसिड एंड पोलर अमीनो एसिड्स। नॉन पोलर अमीनो एसिड्स के बारे में भी बात कर लिया था, जिसके आर ग्रुप जो होता है हाइड्रोकार्बन से बना हुआ हो, हाइड्रोकार्बन होगा तो हम उसको नॉन पोलर अमीनो एसिड कहते हैं, और इसके सारे एग्जाम्पल की बात कर लिया था। फिर हम लोगों ने पोलर अमीनो एसिड की बात करी थी, पोलर अमीनो एसिड की बात करी थी, और पोलर अमीनो एसिड में जिसका आर ग्रुप पोलर होगा वो पोलर अमीनो एसिड होगा। पोलर अमीनो एसिड के अंदर हम लोग एसिटिक अमीनो एसिड की बात की थी। फिर हम लोगों ने बेसिक अमीनो एसिड की बात कर लिया था, बेसिक अमीनो एसिड का बात कर लिया था, ये सारी बातें कर लिए थे। हम लोग चल रहे थे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड पे। लेट्स हम यही से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, सल्फर कंटेनिंग एसिड। माय नेम इज गुलरेज अहमद, दिस इज माय चैनल गुलरेज एक्सीलेंट क्लासेस। चैनल पे जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें, वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है, आपसे इल्तजा है। लेट्स हम स्टार्ट कर लेते हैं, जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। द थर्ड पोलर अमीनो एसिड को हम लोग बोले सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। कोई प्रॉब्लम हो रहा? कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड के एग्जाम्पल भी बात कर लिए थे। इसका एग्जाम्पल कौन कौन से हमें याद करना है, तो हमें एग्जाम्पल में बहुत आसान है, एमसीसी याद कर लेना है। एम फॉर मेथोनिन होता है, मेथोनिन ये बहुत कम अच्छा अमीनो एसिड है, इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है, जेनेटिक्स में तुम्हें पता चलेगा। और एक सी से होता है सिस्टीन और दूसरे सी से होता है सिस्टाइन। सिस्टाइन, इसको हम सिस्टाइन पढ़ते हैं, ऊपर वाले को हम सिस्टीन पढ़ते हैं। ये सारी चीजें स्ट्रक्चरली भी हम लोग बात कर सकते हैं। एक जनरल स्ट्रक्चर जो होता है अमीनो एसिड का, उसमें इतनी सारी चीजें कॉमन तो होती है, कोई चीज बदलती है तो बस ये आर बदलता है। अगर आर की जगह पे CH2 और CH3 ये वाला आ जाए आर ग्रुप, तो ये मेथोनिन अमीनो एसिड हो जाता है। अगर वहीं पे, अगर मैं उसी आर ग्रुप के ऊपर यानी जगह पे, आर ग्रुप की जगह पे ये ना रख के मैं ये रखूं CH2 रखूं, फिर CH2 रखूं, फिर SH रखूं, तो ये अगर है SH, मैं कह रहा हूं यहाँ पे SH है, तो ये जो है सिस्टीन अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हुआ। इसका बात अगर कर ले तो यहाँ पे NH2CCOH
H और यहाँ पे R डालो, RCH2 और फिर यहाँ पे S। ये सिस्टाइन का स्ट्रक्चर हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं कि सिस्टीन अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखता है हमारे सिलेबस के अंदर बायोलॉजी में। वैसे तो सभी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, लेकिन सिस्टीन का भी है, क्योंकि सिस्टीन एक बहुत अच्छा काम करता है फॉर्म डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसा होता है, दो सल्फर होता है और इस तरीके से एक बॉन्ड बन जाती है दो सल्फर को जुड़ के। एक सल्फर का मतलब खाली सल्फर नहीं है, पूरा का पूरा एक सल्फर का मतलब कि पूरा का पूरा ये एक पूरा अमीनो एसिड, सिस्टीन अमीनो एसिड। यानी इसकी मतलब अगर खाली इतने का मतलब देखेंगे इस डाइसल्फाइड बॉन्ड में, तो यहाँ का मतलब होता है NH2CCOH, ऊपर H और नीचे हम डालेंगे CH2 और SH डालेंगे। इसको हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टीन। तो एक सल्फर का मतलब ये सिस्टीन होता है। ऐसे दो सिस्टीन मिल जाते हैं, बना देते हैं का डाइसल्फाइड बॉन्ड। और डाइसल्फाइड बॉन्ड जहां कहीं पे भी रहेगा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करके रखेगा। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है और ये करता क्या है, प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इन प्रोटीन, प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इन प्रोटीन। प्रोटीन की बनी हुई कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई चीज हो, उसके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कौन देता है, तो ये ही डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब ये किस में प्रोटीन की बात कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं एंटीबॉडी का बात कर रहा हूं मैं। और मैं किसकी बात कर रहा हूं, इंसुलिन की बात कर रहा हूं, इंसुलिन की बात कर रहा हूं। इंसुलिन का स्ट्रक्चर तुम लोगों ने देखा होगा कि इंसुलिन कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके का हम स्ट्रक्चर इंसुलिन को मानते हैं। इस तरीके के एक चैन ये होता है, एक इस तरीके के चैन होता है और बीच में एक और चैन होता है, ऐसे इंसुलिन का। इस चैन को हम बोलते हैं ए पॉलीपेप्टाइड, ये बी पॉलीपेप्टाइड है और ये वाला जो है सी पॉलीपेप्टाइड है। लेकिन इस तरह का इंसुलिन जिसमें 3 तरीके का पॉलीपेप्टाइड चैन है, इसको इंसुलिन ना कह के इसको अभी बोलेंगे प्रो इंसुलिन। अभी प्रो है, प्रो का मतलब अभी ठीक से तैयार नहीं हुआ। पबजी में प्रो का मतलब परफेक्ट होता, लेकिन यहां पे प्रो का मतलब परफेक्ट नहीं, इम्परफेक्ट हो गया, अभी इमेच्योर। प्रो इंसुलिन क्या है, एक तरह का इमेच्योर है, इमेच्योर। चलो जिनका पढ़ लिया, जो लोग पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। थोड़ा सा तेज इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों का पढ़ा हुआ है ये वाला। तो बहुत आसान है प्रो इंसुलिन। इंसुलिन में भी क्या है, प्रो इंसुलिन होता है पहला, जो इमेच्योर इंसुलिन है। भाई इंसुलिन का जो काम होता है ना कि ब्लड के शुगर को डाउन करके रखना, लो करके रखना, ये वाला नहीं कर पाएगा क्योंकि ये फंक्शनल नहीं है, इमेच्योर है। फिर जब मैच्योर होता है, फिर इसको मैच्योर किया जाता है। मैच्योर करने का एक ही तरीका है कि इसमें से सी पेप्टाइड को निकाल दे, सी पेप्टाइड को निकाल दे, ये पेप्टाइड और बी ही पेप्टाइड रहेगा। तो ये मैच्योर इंसुलिन की पहचान है। दिस मैच्योर इंसुलिन, ऐसे ही मैं लिख देता हूं, ये मैच्योर हो चुका है, ठीक है। अब डाइसल्फाइड बॉन्ड यहां पे कहां पे होता है, तो ये देखो यहां पे इसको आके इस दोनों ए और बी वाले को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ सी ही निकल पाता है मैच्योरेशन के टाइम पे, और ए और बी आपस में जुड़े हुए होते हैं। कुछ इस तरीके से आपको देखेंगे कि इंसुलिन जैसे प्रोटीन को ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करके कैसे रखे हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। और मैंने क्या बोला, और मैंने बोला ये तो तुम बिल्कुल मजदूरी पे लग गए, सैलरी देना पड़ जाएगा। सोच रहा हूं एक एडिटर को हायर करूं ताकि सही से बनाए थंबनेल वगैरह सारी चीजें। तुमको नहीं कह रहा। ये है आपका एंटीबॉडी। किस इस तरीके के एंटीबॉडी होता है, ये लाइट चेन होता है, हेवी चेन, दो लाइट चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी में पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, दो हेवी होता है और 2 लाइट होता है, और ये ग्लोबुलिन
प्रोटीन का बना हुआ होता है। यहाँ पे ऐसे डाइसल्फाइड बॉन्ड आता है, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड करता क्या है, यहाँ पे हेवी चेन और लाइट चेन को अटैच करके रखता है, दोनों हेवी चेन को भी आपस में अटैच करके रखता है, इससे भी स्टेबिलिटी इनको मिलती है। एंटीबॉडी इफेक्टिव रहता है, टूटता नहीं है, डीनेचर नहीं होता जल्दी से, क्योंकि डाइसल्फाइड बॉन्ड उसकी रक्षा करती है। तो ये हमने देखा कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में के जो सिस्टीन है उसका खुद में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, सो हम देखते रहें इसको ध्यान से, और आगे हम बढ़ जाते हैं पटाख से, आगे हम बढ़ेंगे। और आगे हम कहाँ पे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अब जो है सल्फर हो गया, अब बात करेंगे हम लोग OH कंटेनिंग अमीनो एसिड, OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड। और इसमें मैंने बोला था कि आपको उस सुन्नी को याद करना है जो अपने सिवा किसी और को सुन्नी समझते ही नहीं है, बाकी सबको काफिर समझते हैं, भले खुद भी नमाज पढ़ने नहीं जाते हो लेकिन बाकी सबको काफिर समझते हैं। ऐसा नहीं है, अच्छे लोग हैं, बस क्या है ना कि इनके जो धर्मगुरु, जो भी धर्मगुरु तो सबके होते हैं, इनके जो समझाने वाले हैं ना उनको भड़का कर रखे हुए, उनको ये नहीं मालूम कि नफरत ही सबसे बड़ा इस्लाम का खिलाफ चीज है, और खुद को बड़ा समझना तो सबसे ज्यादा बुरी चीज है। कर देखो, TTS नाम है उन लोगों का, तुम में से कोई है तो नहीं है, यूट्यूब पे बहुत सारे मिलेंगे ऐसे, लेकिन सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो बात बात में भड़क जाते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, और मुसलमान को ही काफिर कहने लगते हैं उनकी बात कर रहे हैं, और ऐसा सभी नहीं कह सकते। पहली बात कि काफिर को ही काफिर नहीं कहना है, मरने से एक दिन पहले उसने कलमा पढ़ लिया तो फिर तो आपको पकड़ हो जाएगी। अच्छाई विरासत में नहीं मिलती है, अच्छाई आपको खुद। TTS में पहला वाला जो है ना टायरोसिन है, टायरोसिन, पहला वाला T जो है टायरोसिन होता है, दूसरा वाला क्या होता है थ्रोनिन, OH कंटेनिंग है ना, तो ये लिख, दूसरा लोगे थ्रोनिन लोगे, और तीसरा लोगे सेरिन लोगे, सेरिन, ये 3। टायरोसिन तो आप बॉयलर से ज्यादा, OH कंटेनिंग अमीनो एसिड देख लो, टायरोसिन का स्ट्रक्चर तो तुम पहले ही डिस्कस कर चुके हो, पिछले दूसरे पहले लेक्चर के अंदर ही इसको डिस्कस कर चुके हो। यहाँ पे है क्या, तो यहाँ पे CH2O, इतने को हम लोग फेनाइल कह देते हैं, फेनाइल अरलीन कह देते हैं, फेनाइल लगा हुआ है, फेनाइल अरलीन कह देते हैं। यहाँ पे OH अगर डाल देते हैं तो ये बन जाता है टायरोसिन, एक तरीके का नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। अब थ्रोनिन की बात करें, थ्रोनिन में भाई कुछ बदलेगा थोड़ी, तो बदलेगा क्या, सिर्फ R ग्रुप ही ना, इतना तो कॉमन रखना ही है हर अमीनो एसिड के अंदर, इतना कॉमन। तो यहाँ पे R ग्रुप में यहाँ पे CH इस तरफ लगा होगा OH, और यहाँ पे लगा होगा CH3, इसको हम बोलते हैं थ्रोनिन, थ्रोनिन। सेरिन में बस ये डाल दो, बन गया क्या, सेरिन बन गया, बन गया क्या, सेरिन बन गया, ये सेरिन, TTS, TTS हो गया। TTS याद कर लिए, ये कौन सा था, OH कंटेनिंग अमीनो एसिड था, ठीक है, ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं है, बिल्कुल सही है। अब हम आगे बात करेंगे, आगे किसके बारे में बात करते हैं हम लोग बात करते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड के, जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं क्योंकि रिपीट कर रहे हैं हम लोग। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स सिंपली ये भी एक टाइप से, पांचवा हम ले रहे हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड, जहां व्यंजन नहीं आ जाएगा वो एरोमेटिक अमीनो एसिड हो जाएगा। इसके लिए TTP आपको याद रखना है, और T का मतलब यहाँ पे फिर से टायरोसिन है, टायरोसिन में भाई व्यंजन आता है इसीलिए यहाँ पे भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ दूसरा जो है यहाँ पे क्या है, ट्रिप्टोफान है। और फेनाइलएलनीन को तुम पहले से ही देख चुके हो, इसको बनाने की जरूरत है क्या, नहीं है। अगर कोई पिछला लेक्चर नहीं भी देखा तो उसे मैं बता देता हूँ कि ये तो टायरोसिन है और इसमें से OH हटा लो तो बन जाएगा फेनाइलएलनीन। तो टायरोस दोनों में बेंजीन आ गया, एरोमेटिसिटी आ गई, तो एरोमेटिक अमीनो एसिड है। लेकिन अगर बात तुम ट्रिप्टोफान की करो तो इसको बना के देखना पड़ेगा, हमें एरोमेटिसिटी लेके आना पड़ेगा हमको, इसमें एरोमेटिसिटी है या नहीं है, क्योंकि एरोमेटिक अमीनो एसिड के एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है। अब बेंजीन आ गया है, अब बेंजीन आने का मतलब ये है कि एरोमेटिसिटी तो आ गई यहाँ पे,
एरोमेटिसिटी तो आ गई, और इस तरह का स्ट्रक्चर होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रिप्टोफान। मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है क्योंकि यहाँ पे जो है ये क्या है, इंडोल रिंग। इस तरह के रिंग को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंडोल रिंग बोल रहे हैं। इस तरह के रिंग को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंडोल रिंग कह रहे हैं, इंडोल रिंग कह रहे हैं। ये इंडोल रिंग है, यहाँ नाइट्रोजन है, इंडोल रिंग। इंडोल रिंग होने की वजह से ट्रिप्टोफान मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड बन जाता है। यह क्या बन जाता है मैं कह रहा हूं इससे ट्रिप्टोफान के बारे में कि यह मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड होता है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड्स होता है। मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड्स होता है। इतना देख लिए, अगर इतना देख लिए तो हम लोग मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड भी कहते हैं। और इसका एक और कि प्रिकर्सर ऑफ क्या है, ऑक्सीजन है, इसकी बात हम कर लेंगे आगे। हमारे पास इतना ही भाई, अमीनो एसिड के टाइप्स याद रखना होता है। एक हमारे पास है इमाइनो एसिड भी है, ये अमीनो एसिड का दूसरा भाई है, चचेरा भाई। हम उसको अमीनो एसिड मानते नहीं है, लिख दे रहा हूं उसमें नंबर देकर 6, बट अमीनो एसिड है नहीं, ये इमाइनो एसिड है। इमाइनो एसिड एमाइनो एसिड में NH2 इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इमाइनो एसिड, जिसका एग्जांपल एक है प्रोलिन। जो हम बनाने जा रहे हैं वो प्रोलिन को बना रहे हैं, जो प्रोलिन इसका एग्जांपल है। इसको इमाइनो एसिड बोलते हैं। इसकी थोड़ी सी ये वाली बात है, अमीनो एसिड की थोड़ी सी फीचर से अलग हो जा रहा है। उसकी वजह क्या है कि जो R ग्रुप है वो इस कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन के साथ भी बना रहा है। ये एक प्रोपेन है जो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों, मतलब जहां पे R ग्रुप होना चाहिए वहीं तक नहीं रहता, ये दूसरी जगह पे भी आ जाता है, इसलिए हम इसको इमाइनो एसिड कहते हैं। इसको ये नाम है प्रोलिन, ठीक है। ये सारी तरह के हमने अमीनो एसिड पढ़ लिया है, नाम आपको याद रखना है। वहां से आपको अगर मैं पोलर अमीनो एसिड, नॉन पोलर, खाली पोलर अमीनो एसिड की बात करो तो पोलर अमीनो एसिड, अच्छा नॉन पोलर गैबलिप, नॉन पोलर को याद रखना है तो गैबलिप मैंने कोड बताया था, गैबलिप कोड बताया था। चलो एक बार मैं रिवीजन मारता हूँ यहाँ से कि पोलर और नॉन पोलर अमीनो एसिड से मैं एक बार रिवीजन मारता हूँ टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड का। और वहाँ पे हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पोलर अमीनो एसिड की बात करने वाले हैं। तो से नॉन पोलर, नॉन पोलर में कौन कौन आता है, सबसे पहले हम लोग नॉन पोलर को डिस्कस किए थे। नॉन पोलर अमीनो एसिड में और पोलर अमीनो एसिड में, नॉन पोलर के अंदर आता है आपका गैबलिप। मैंने बोला था गैबलिप का क्या मतलब होता है, ग्लाइसिन और ये अलालीन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और फेनाइललीन। ये ग्लाइसिन है, अलालीन है, वेलिन है, ल्यूसीन है, ये सब पीछे आपको पढ़ने को मिल जाएगा। फिर हम लोगों ने पोलर अमीनो एसिड को देखा था, और जब मैं पोलर अमीनो एसिड की बात कर रहा था, पोलर अमीनो एसिड की बात कर रहा था तो मैंने कहा कि यहाँ पे आते आते डाइवर्सिटी बहुत बढ़ जाती है, तो यहाँ पे हम अलग अलग बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे एसिडिक कौन है, तो एसिडिक में मैंने किसका नाम लिया था, Ag का नाम लिया था। Ag का मतलब क्या होता है, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। ये क्या, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड्स, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, इन दोनों में एस्पार्टिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होता है और ग्लूटामिक एसिड थोड़ा कम एसिडिक होता है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे प्लस H हाइपर कंजुगेशन, पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन आ जाता है ज्यादा। इसमें मैंने ये भी बात बोला था कि इसमें से -H करके, हाइड्रोजन घटा के और NH2 जोड़ के, अमोनिया जोड़ के हम लोग इस अमीनो एसिड को, ये सब क्या है ना, ये तो कहीं ना कहीं एसिड है, तो अमीनो एसिड को हम लोग अमाइड बनाते हैं, अमाइड बनाते हैं। एस्पार्टिक एसिड का अमाइड क्या होगा, एस्पार्जिन मैंने बोला होगा, एस्पार्जिन। पीछे एक जगह पे हमने गलत लिख दिया था इसके बारे में, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे एस्पार्जिन, एस्पार्जिनिन लिखना है, एस्पार्जिन, एस्पार्जिन लिखना है। दूसरा ग्लूटामिक एसिड को हम लोग ग्लूटामाइड, इसको ग्लूटामाइड बोलते हैं हम लोग। ये अमाइड बनाते हैं हम कुछ इस तरीके से। अमाइड बनाने का एक ही तरीका है, -H करिए, यानी H को रिमूव कीजिए और NH2 को जोड़ा कीजिए, अपने यहाँ पे बन जाएगा क्या, या अमाइड बन जाएगा। तो इधर एसिड से हम अमाइड बना सकते हैं। तो जितने भी एसिडिक अमीनो एसिड है उसे हम लोग अमाइड बना सकते हैं। इन सबका अहम रोल है, हम आगे देखेंगे।
दूसरा है बेसिक अमीनो एसिड, और बेसिक अमीनो एसिड में मैंने कहा था कि HLA याद रखिए, HLA में H है हिस्टिडीन, L है लाइसिन, A है अर्जिनिन, लाइसिन और अर्जिनिन, और क्या HLA हिस्टिडीन, लाइसिन और अर्जिनिन। ये सब बातें भी कर चुके हैं पहले कभी, पर ये भी बताया हूँ कि जो लाइसिन और अर्जिनिन है वो हिस्टोन प्रोटीन जैसे बेसिक प्रोटीन को बनाने में सक्षम है, इन्हीं से बनाया जाता है। फिर हम लोग कहाँ पे आ गए थे, हम लोग S कंटेनिंग पे आ गए थे, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में, जहाँ पे MCC हमने याद किया था, मेथोनिन, सिस्टीन और सिस्टाइन याद किया था। फिर हम लोग कहाँ आ गए थे, हम लोग आ गए थे OH कंटेनिंग अमीनो एसिड में आ गए थे। वहाँ पे हम लोगों ने TTS को याद कर लिया था। हम लोगों ने फिर 5वें पे कहाँ आए थे, हम लोग एरोमेटिक अमीनो एसिड की बात की थी। एरोमेटिक अमीनो एसिड के एग्जांपल क्या होगा, तो TTP से आप याद कर लो, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान एंड फेनाइलएलानीन, ठीक है। और यहाँ पे तो टायरोसिन, थ्रोनिन एंड सेरिन है। लास्ट में 6ठे में हम लोगों ने बात किया था इमाइनो एसिड का, और इमाइनो एसिड का एक ही एग्जांपल है, कौन है, प्रोलिन है। प्रोलिन है इमाइनो एसिड का, प्रोलिन है। इतनी बातें हम लोगों ने अमीनो एसिड से रिलेटेड बात की थी। इधर हम लोगों ने आर ग्रुप के बेसिस पे अमीनो एसिड इतने हैं, उससे पहले एसेंशियल नॉन एसेंशियल है, वो भी आप देख सकते हैं, पीछे जाके लेक्चर देखें। अब हम लोग आगे बात करते हैं, टॉक से अपने नए टॉपिक पे पहुंचते हैं, और वो हमारा था यहाँ से कि कुछ यहाँ से हमने बात किया था, हम लोगों ने रोल ऑफ अमीनो एसिड का या सिग्निफिकेंस ऑफ अमीनो एसिड की भी बात की थी। तो रोल ऑफ अमीनो एसिड्स, रोल ऑफ अमीनो एसिड, रोल ऑफ अमीनो एसिड कह लो या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ अमीनो एसिड कह लो। ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ टॉपिक है। ऐसे सब कुछ हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, जो नीट में पूछा जा सकता है वही बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन बस आपसे छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी है कि हर तरह के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। देखते रहिए आराम से। रोल ऑफ अमीनो एसिड या सिग्निफिकेंस। रोल में सबसे पहले एनसीईआरटी ग्लाइसिन के बारे में बात करता है कि भाई इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो ग्लाइसिन के बारे में तुम क्या जानते हो, इससे ज्यादा सिंपलेस्ट अमीनो एसिड हो ही नहीं सकता, क्योंकि आर ग्रुप इससे ज्यादा छोटा हो ही नहीं सकता जितना छोटा इसका आर ग्रुप है, सिर्फ H है। अब S से ज्यादा छोटा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए सिंपलेस्ट अमीनो एसिड हम इसको बोलते हैं। और एक ऐसा अमीनो एसिड, तमाम अमीनो एसिड के अंदर ऑप्टिकली एक्टिवनेस है, लेकिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो भाई इसकी एक यूनिक फीचर हम बात कर दें, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो इसका रोल, इसकी सिग्निफिकेंस यहीं से पता चल गया। दूसरी हम बात करेंगे, हमारे पास एक है टायरोसिन। टायरोसिन, अब टायरोसिन की तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, क्योंकि टायरोसिन ही क्या करता है, यही फॉर्म करता है T3 एंड T4। T3 एंड T4 को हम क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन, यानी यही क्या बनाता है, थायरोक्सिन बनाता है, थायरोक्सिन बनाता है, यही बनाता है थायरोक्सिन, यही बनाता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन, मेलानिन, 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 डोपामाइन, 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 डोपामाइन एंड एड्रेनालिन बनाता है। ये सब जो है हम इसके बारे में रोल देख रहे हैं। टायरोसिन के बाद हम ट्रिप्टोफान को देख लेते हैं। तीसरा हमारे पास ट्रिप्टोफान है। जितने एनसीईआरटी में उतने ही बात करना है, इससे ज़्यादा के बारे में बात करके बेवकूफ़ी होगी, वो नहीं पूछेगा। तो ट्रिप्टोफान के बारे में एक बात याद रखना कि क्या होता है, यह मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है और इसके अंदर इंडोल रिंग मौजूद है। मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड कोई और नहीं है, इससे ज़्यादा कोई और नहीं है, कोई और नहीं है इससे ज़्यादा। दूसरी चीज़ की क्या है, तो प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन है। ऑक्सिन को इसी ने पैदा किया। ये कह लो कि ऑक्सिन यहीं से डराइव हुआ। ऑक्सिन जो एक तरीके का प्लांट हार्मोन है, ये क्या है, प्लांट हार्मोन है जो प्लांट की लंबाई को ग्रो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेंथ को ग्रो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक तरह का प्लांट हार्मोन है और इस प्लांट हार्मोन को, इस ऑक्सिन को बनाने वाला, इसका जन्मदाता जो है, यही है, क्या नाम है, ट्रिप्टोफान, जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है, इंडोल रिंग वाला अमीनो एसिड से। एक और
हम सिग्निफिकेंस देख रहे हैं अमीनो एसिड का, और वो अमीनो एसिड से ही बना हुआ एक चीज है, एक नाम है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम क्या चीज है? तो एक तरह का आर्टिफिशियल स्वीटनर है। इसे हलवाई वाला मिठाई की स्वीटनेस बढ़ा देता है बाद में, इसको डाल के आर्टिफिशियल स्वीटनर बोलते हैं हम इसको। क्या है? तो इसके अंदर ना एस्पार्टिक एसिड मिला हुआ है, एस्पार्टिक एसिड और फेनाइल अलेलीन, फॉलस फेनाइल अलेलीन, इनको 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 मिला के बना हुआ है फेनाइल, दो तरह का अमीनो एसिड्स। तो यहाँ पे हमारा ये रोल भी खत्म हो जाता है, यहाँ पे हमें रोल भी खत्म कर दिए हम लोगों ने। अब हम लोग जो है ना प्रोटीन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, इस सेकंड पोर्शन में जो हम इस चैप्टर को 3 हिस्सों में डिवाइड किए थे, उसमें से जो दूसरा हिस्सा है उसमें हमारा पहला टॉपिक अमीनो एसिड था, और जो हमने कर लिया। अब हमें प्रोटीन के बारे में बात करनी है। प्रोटीन, हमें बात करनी है प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन के बारे में, किस बारे में? प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन, एक सेकेंड। प्रोटीन चलो बोर नहीं होना, हम प्रोटीन को बहुत अच्छे से डील करते हैं फिर दोबारा से। तो प्रोटीन की जब बात करने जा रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे 2 चीज को आपको समझना होता है। सबसे पहला यहाँ समझना होता है पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में सही से, और उस पेप्टाइड बॉन्ड का नतीजा ये है कि यहाँ पे एक चेन बन जाता है, उस चेन का नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जब कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड आ जाएंगे तो यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगा। तो हमें ये 2 चीज को समझना होगा। यहाँ पे 2 अमीनो एसिड, पहली बात पेप्टाइड की बात करते हैं, तो 2 अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है, हर मोनोमर, अमीनो एसिड से मोनोमर ऑफ प्रोटीन, ये समझ लो कि अमीनो एसिड बचपन से ही जानते हैं, इसलिए मैं बोला नहीं कि अमीनो एसिड यहां पे है क्या, तो मोनोमर ऑफ प्रोटीन है। मोनोमर सबसे छोटी इकाई बिना किसी बॉन्ड का अगर कोई चीज है तो यह है मोनोमर है, उसी को कहते हैं जो सबसे छोटी इकाई होती है, उसके अंदर कोई बॉन्ड नहीं मौजूद होता, वो मोनोमर हो जाएगा। तो प्रोटीन का मोनोमर अमीनो एसिड हो जाता है। अब यहां पे बात करते हैं पेप्टाइड। जब भी 2 अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे और जुड़ के वो डाइमर बनाए या फिर कोई पॉलीमर बनाए, तो वहां पे इस बॉन्ड की जरूरत पड़ती है, नाम है पेप्टाइड बॉन्ड, नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। तो यानी कि क्या करता है, लिंक करता है, लिंक 2 अमीनो एसिड्स। 2 या बहुत, 2 और मोर अमीनो एसिड, बहुत एक एक करके जोड़ते चले जाता है, लेकिन 2 अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और इसी की वजह से क्या बन जाता है, फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जब ये बार 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 आके जोड़ता रहेगा, जैसे 2 अमीनो एसिड है, एक पेप्टाइड से जुड़ा, फिर तीसरा है एक और पेप्टाइड, चौथा एक और पेप्टाइड, पांचवा एक और पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड डाल डाल के जुड़ता जाएगा, तो क्या बन जाएगा, फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगा। इस बॉन्ड की जरूरत होती है। हाउ, कैसे बनता है, ये सवाल ये आता है। तो चले हम सबसे पहले 2 अमीनो एसिड को ले लेते हैं। लिया हमने अमीनो एसिड को ले लिया, 2 अमीनो एसिड है अपने पास, तो मोटा मोटा लिख रहे हैं, जैसे इसको मान लेते हैं ये एक अमीनो एसिड है, R1 मतलब एक तरीके का एक अमीनो एसिड्स हो गया। दूसरा अमीनो एसिड्स है, उसको हम इस तरह से NH उसका लिख देते हैं, R2। इसी तरीके से तीसरा अमीनो एसिड्स हो जाएगा, R3। इस तरह से चलता रहेगा। अब देखना
इसका OH और इसका H यहां से निकल जाएंगे और निकलेंगे यानी पानी बन के और बना देंगे एक बॉन्ड, उसको हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। फिर यहां से भी ऐसे ही होगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। यहां से पानी निकलेगा यानी जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा वहां से पानी निकलेगा, पानी निकलेगा फिर पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। OH इधर से निकला, ये सब निकला, इस तरह करते 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 से बहुत सारे इस तरह, इसके आगे भी यही होगा, यहाँ पे भी बॉन्ड बनेगा, इस तरीके से चलता हुआ बनेगा। बहुत सारे अमीनो एसिड एक साथ जुड़ जाएंगे और पेप्टाइड बॉन्ड के सहारे जब जुड़ जाएंगे तो एक चैन बन जाएगा और उस चैन को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन कहते हैं। तो एक चैन बन जाएगा, लाइक इस तरीके से मैं कह रहा हूं कि एक चैन बन जाएगा, ठीक है। इस चैन के एक तरफ खाली दिख रहा होगा क्या, NH2, और इसको दिखाना जरूरी है। दूसरी तरफ बच जाएगा क्या, COH, जब बिल्कुल लास्ट वाला होगा इधर उसका COH बच जाएगा। और बीच में अगर कोई चीज सिग्निफिकेंट है तो यह है कि R1 यानी पहला अमीनो एसिड, R2 दूसरा अमीनो एसिड, R3 तीसरा अमीनो एसिड, R4 चौथा अमीनो एसिड, R5 पांचवा अमीनो एसिड। इस तरीके से मान लीजिए कि 5 अमीनो एसिड का ये एक चैन है, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन है, ठीक है। इसी को हम लोग प्रोटीन भी कहते हैं। इस चैन को हम प्राइमरी प्रोटीन, वैसे तो अभी हमें इसको फंक्शनल नहीं कह सकते, थोड़ा सा फोल्ड आ जाता है तब ये फंक्शनल हो जाता है, तब हम इसको ओरिजिनली प्रोटीन कहते हैं। बहरहाल ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो देखना। बहुत सारे अमीनो एसिड अलग अलग तरीके का होता है और 2 टर्मिनल होता है। यह है स्टार्ट टर्मिनल होता है, ये स्टार्ट टर्मिनल होता है, स्टार्टिंग वाले टर्मिनल होता है, और ये लास्ट टर्मिनल होता है, ये वाला जो है लास्ट टर्मिनल होता है। तो हमारे पास जो है ये 2 तरीके का टर्मिनल है। यहाँ पे एक टर्मिनल है वो है आपका N टर्मिनल, और यहाँ पे एक टर्मिनल है C टर्मिनल, और ये हो गया हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। दिस इज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन, ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। फिर ये क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा फोल्ड हो जाएगा, इस तरीके से हल्का सा फोल्ड आ जाएगा। जब फोल्ड आ जाता है तो ये बन जाता है फंक्शनल। जब भी फोल्ड है, अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में या टर्सरी स्ट्रक्चर में, वो अब अभी बात करेंगे। अभी सेकेंडरी टर्सरी तुम्हारे सामने नहीं रख रहा, अभी बता रहा हूं कि अमीनो एसिड को लिंक करके पेप्टाइड ने बना दिया एक चैन। उस चैन का नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। उसके 2 टर्मिनल होते हैं, फर्स्ट टर्मिनल एंड सेकेंड टर्मिनल। N टर्मिनल फर्स्ट टर्मिनल है, लास्ट टर्मिनल जो होता है वो C टर्मिनल है। ये याद रखना, फोल्ड आता है तब फंक्शनल होता है, हम फिर प्रोटीन इसको कहने लगते हैं। अब ये सारी बातें अब हम करेंगे इस चीज में। कि इससे पहले हम इसकी दूसरी महाभारत शुरू करें, आपको क्या पढ़ना होगा, थोड़ा सा कि फीचर के बारे में बात करनी होगी आपको। बेसिक फीचर ऑफ प्रोटीन। हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हमें बेसिक फीचर ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करनी है। बेसिक फीचर ऑफ प्रोटीन, तो मेरे ख्याल से इतना देर काफी है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। बेसिक फीचर ऑफ प्रोटीन, बेसिक फीचर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का बेसिक फीचर। सबसे पहले बात करें तो प्रोटीन का बेसिक फीचर में हम क्या बात करेंगे, हम देखेंगे पहला बेसिक फीचर, दूसरा बेसिक फीचर, कम से कम 3-4 बेसिक फीचर्स की हम बात कर देंगे। चलो यहाँ पे थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको पतला करते हैं। और बेसिक फीचर में सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि इट इज हेटेरोपॉलीमर। ये क्या है, हेटेरोपॉलीमर है ये। और क्या है हेटेरोपॉलीमर? एक बात तो हो गई कि पहला फीचर हेटेरोपॉलीमर, पहली बात कि हेटेरोपॉलीमर। दूसरी बात कि क्या है, ये क्या है, एसिड इनसोल्युबल पूल। अमीनो एसिड सोल्युबल पूल था, लेकिन उससे बना हुआ जो पॉलीपेप्टाइड है भाई, उसकी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा। मैंने भी कहा था जितने भी पॉलीमेरिक सब्सटेंस है यानी पॉलीमर वाले सब्सटेंस है वो सब एसिड इनसोल्युबल पूल में आएंगे। एसिड इनसोल्युबल पूल में आएंगे मतलब क्या आएंगे, AIP, शॉर्ट फॉर्म में हम AIP भी तो कहते हैं, ये आएंगे। इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट इसका 800 डेल्टॉन से ज्यादा है और अमीनो एसिड का तो कम पड़ रहा था, इसीलिए वो एसिड सोल्युबल पूल था। ठीक है। तीसरा चीज कि इसकी मॉलिक्यूलर वेट, हम तो बात भी कर चुके हैं पहले ही
कि मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम सिर्फ ये लिख देंगे कि मॉलिक्यूलर वेट हाई है। फिर चौथी चीज़ हम लोग बात करेंगे इसके बारे में कि इसके अंदर मैक्सिमम डाइवर्सिटी है, कभी स्ट्रक्चर वाइज, कभी शेप वाइज, कभी फंक्शन वाइज, लेकिन डाइवर्सिटी ही डाइवर्सिटी है, बहुत डाइवर्सिटी है। तो एक पांचवी बात इसके अंदर कि इसके अंदर मैक्सिमम डाइवर्सिटी है, मैक्सिमम डाइवर्सिटी है, मैक्सिमम डाइवर्सिटी है, मैक्सिमम डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी है, मैक्सिमम डाइवर्सिटी है। अब रुक नहीं रहा, और रुक नहीं रहा, शुरू में तुमको नौकरी पर लगा दिया उसने। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड डिसाइडेड बाय, एक मिनट इसमें जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें ना पता चलेगा कि ये हेट्रोपॉलीमर है। हेट्रोपॉलीमर मतलब कि इट इज अ पॉलीमर ऑफ, इट इज पॉलीमर ऑफ 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड। ऐसा हो सकता है कि 20 अलग अलग तरीके का अमीनो एसिड एक साथ जुड़ जाए, तो 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स। एक प्रोटीन के अंदर मैंने उसको हेटेरोपॉलीमर कह दिया, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, मान लेते हैं इसका ये N टर्मिनल है, इसका ये C टर्मिनल है, इसके अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड है। मैं कह सकता हूं R1 मतलब एक तरह का, दूसरी तरह का होगा, इस तरह करके R3, इस तरह करके R4, और इस तरह करके करके R20 तक, और 20 मतलब सब अमीनो एसिड अलग है। एक चैन के अंदर 20 अमीनो एसिड हो सकते हैं, और 20 के 20 अलग अलग अमीनो एसिड हो सकते हैं। 20 से ज्यादा ही अमीनो एसिड होते हैं जनरली, लेकिन 20 के 20 अलग अलग हो सकते हैं। तो हम कहते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर। जनरली यही होता है कि एक पॉलीपेप्टाइड चैन बनाने के लिए कई तरह के अमीनो एसिड मिलते हैं, ज्वाइन होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि इसके अंदर हेट्रोपॉलीमर वाली बात है। सिमिलर टाइप के अमीनो एसिड जनरली कंबाइन नहीं होते, और कंबाइन हो भी जाए तो कोई खास फीचर नहीं रख सकते। जितने भी यूनिक फीचर रखने वाले, अच्छे फीचर रखने वाले प्रोटीन है, उसके अंदर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो बेसिकली क्या है, तो हेट्रोपॉलीमर है, हेट्रोपॉलीमर है, अलग अलग तरीके के अमीनो एसिड्स हैं। अब बात यह है कि R1 वहां पे ही है। अगर मैं R1 जहां पे है, मैं कह रहा हूं कि मान लेते हैं कि ग्लाइसिन है, मान लेते हैं कि R1 वाला कौन है, कि ये ग्लाइसिन है, मान लेते हैं कि ये ग्लाइसिन है, और ये वाला सेरिन है, तीसरे वाला। लास्ट वाला ये है वैलिन, मैं मान लेता हूं कि ये वैलिन है। इस बार तुम करना क्या चाह रहे हो, तुम कह रहे हो कि नहीं, अब हम क्या करते हैं, सेरिन को पहले रखें या ग्लाइसिन को तीसरे पे रखेंगे। प्रोटीन कहेगा कि मेरा बाप का नहीं है, ये मैं डिसाइड नहीं करता हूं कि मैं कहां रखूंगा, ये डिसाइड तो पूर्वज के टाइम पे ही हो गया था, जब प्रोटीन का वजूद ही नहीं था, डीएनए ही था, तभी डिसाइड हो गया था कि कौन सा अमीनो एसिड कहां रहेगा। यानी सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड डिसाइडेड बाय नॉट ए प्रोटीन, यहां नहीं डिसाइड, डीएनए डिसाइड करता। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, मैं क्या कह रहा हूं, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स डिसाइडेड बाय डीएनए, इसका फैसला डीएनए लेता है। ये नहीं, ये तो भाई एक कठपुतली है जो डीएनए के इशारे पर नाचता आया है, नाम है प्रोटीन, बहुत काम करता है।
स्पेस है ना, नहीं तो पहले वाले नहीं जैसा हो जाए। अभी और पढ़ते हैं। अभी तो समझ लो कि तुम्हारे हिसाब से तो ये रिकैप था, अब शुरू होगा टॉपिक। ये अपना है कि द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड डिसाइडेड बाय डीएनए। कैसे? क्योंकि अब क्या कहना है कि एक कॉन्सेप्ट है फ्रांसिस क्रिक का दिया हुआ कॉन्सेप्ट, जो बेसिकली हम लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स क्लास 12th में पढ़ा करते हैं। फ्रांसिस क्रिक का एक कॉन्सेप्ट है। फ्रांसिस क्रिक एक डोगमा दिया है फ्रांसिस क्रिक ने, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं इसको। एक सेंट्रल डोगमा दिया है, उस सेंट्रल डोगमा को पहले सुनो। सेंट्रल डोगमा, डोगमा यहां कुत्ते से रिलेटेड कोई बात नहीं है। कहा यह जाता है कि अब्दुल्लाह में कोई मैम थी जो इसको कुत्ता समझती थी। अब पता नहीं क्यों समझती थी और क्या किस तरीके से समझती थी कि ये कुत्ते का कुछ है। देखो, सेंट्रल डोगमा फ्रांसिस क्रिक की बात कर रहे हैं। फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोगमा दिया। इस डोगमा के तहत कहा था हमेशा कि डीएनए पहले अपनी कॉपी बनाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएगा, और फिर जो है आरएनए भी बनाएगा, फिर उसके बाद जो है प्रोटीन बनेगा। ये एक सीक्वेंस है। अगर तुम शॉर्ट में बात करो तो ये बात कर सकते हो कि डीएनए से आरएनए बनेगा पहले, फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगा। बिल्कुल ये सीक्वेंस में, ये सीक्वेंस में। क्या हर वक्त कंप्लीमेंट्री डीएनए नहीं बनेगा। मैं जब बात इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की कर रहा हूं तो डीएनए आरएनए, आरएनए प्रोटीन, ये बनेगा ही बनेगा। देखो, डीएनए से डीएनए बनने को तो हम तो रेप्लिकेशन कहते हैं। ऐसा मैंने सेल या सेल साइकिल में बता उसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। कंप्लीमेंट्री डीएनए से आरएनए बनने को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से प्रोटीन बनने को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। ये देखो, तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, सीक्वेंस है भाई, यही होता है। तो पहले डीएनए, फिर आरएनए, फिर प्रोटीन। इस प्रोटीन के अंदर, इस प्रोटीन के अंदर यहां पे देखना कि इस प्रोटीन के अंदर मान लिया ये पॉलीपेनिक्लियोटाइड चेन है, ठीक है, एंड और ये सी टर्मिनल है, और यहां पे पॉलीपेप्टाइड चेन। ये वाला चेन को हम क्या करें? पॉलीपेप्टाइड चेन। इसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। और यहां है डीएनए, यहां है डीएनए, ये है अपना डीएनए का स्ट्रैंड, डीएनए का स्ट्रैंड। और डीएनए में मैं स्ट्रैंड को मैं रख रहा हूं 5 से 3 वाला स्ट्रैंड। इसमें यहां पे माना कि कोई सीक्वेंस है, फिर यहां पे एक सीक्वेंस है, यहां पे कुछ सीक्वेंस है, यहां पे कुछ सीक्वेंस है, यहां पे कुछ सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ये सीक्वेंस को हम बोलते हैं कोडोन। जो 3 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ एक सीक्वेंस होता है, इसको हम बोलते हैं कोडोन। तो ये अपना क्या कह रहा है? कोडोन कहला रहा है। 3 न्यूक्लियोटाइड कोडोन क्या है? तो ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये सब हम वहां पे पढ़ेंगे। अगर मैं कहूं कि ये 3 वाला जो है ये ट्रिपल जी है, अगर मैं ये कहूं कि ये ट्रिपल ए है, अगर मैं ये कहूं कि ये ए यू जी है, अगर मैं ये कहूं कि यू 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 है, अगर मैं यहां पे कहूं यू ए जी है, नहीं तो कुछ ऐसे ले लो, यू यू ए, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे कुछ नाम दे दिया।
कोडोन का मैंने नाम दिया है, ये डीएनए में कोडोन का नाम हुआ। ट्रिपल जी, अगर ट्रिपल जी है तो 100% ये बात तय हो गई है कि पहले नंबर पे जब अमीनो एसिड तैयार होगा, जब ये प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड चेन तैयार होगा, तो पहले नंबर पे जो अमीनो एसिड होगा वो कौन सा होगा? ग्लाइसिन ही होगा। दूसरे नंबर पे ए मतलब लाइसिन ही होगा। तीसरे नंबर पे मेथोनिन ही होगा। चौथे नंबर पे फेनाइल एलानिन ही होगा। तो ये देख रहे हो, ये ग्लाइसिन आया, लाइसिन आया, मेथोनिन आया, इसलिए आया क्योंकि डीएनए में पहली नंबर पे ट्रिपल जी था, दूसरे नंबर पे ट्रिपल ए था। ट्रिपल जी रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लाइसिन, ट्रिपल ए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लाइसिन, AUG रेस्पॉन्सिबल फॉर मेथोनिन, ट्रिपल यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फेनाइल एलानिन। तो डीएनए में कौन सा सीक्वेंस कहां पे है ना, उसी हिसाब से जब प्रोटीन बनेगा तो आएगा, डिसाइड वैसे ही होगा। यानी डीएनए का सीक्वेंस डिसाइड करा है। डीएनए के अंदर जो कोडोन का सीक्वेंस है, जो कोडोन का अरेंजमेंट है, उसके हिसाब से इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर अमीनो एसिड का सीक्वेंस आ रहा है। इसीलिए मैंने बोला था कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस डीएनए द्वारा डिसाइड होता है। तो ये वाली बात को आप समझ चुके होंगे, इतनी बात समझ चुके होंगे। ये प्रोटीन के फीचर्स था, ये सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड डिसाइडेड बाय डीएनए। और मैं कह रहा हूं कि प्रोटीन इज बायोलॉजिकली फंक्शनल होता है, वो चाहे हार्मोन के रूप में हो या एंजाइम के रूप में हो या रिसेप्टर के रूप में है, वो कोई ना कोई काम करता है। वो सुस्त इंसानों में से नहीं आता है जो चादर तान के सोता रहता है 12 बजे दिन तक, ऐसा बिल्कुल नहीं। प्रोटीन का मतलब क्या है कि बायोलॉजिकली वो फंक्शनल है, फंक्शन वाइज है प्रोटीन। प्रोटीन बायोलॉजिकली फंक्शन वाइज है, फंक्शनल, बायोलॉजिकली फंक्शनल मैं कह रहा हूं, बायोलॉजिकली ये फंक्शनल है। प्रोटीन जो है बायोलॉजिकली फंक्शनल है, और फंक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रोटीन मोस्ट डाइवर्स है, क्योंकि फंक्शन बहुत सारी तरह का है, यानी प्रोटीन कई सारी तरह का काम करता है। इसीलिए प्रोटीन को मैं कह रहा हूं बायोलॉजिकली फंक्शनल था ही, और फंक्शन भी बहुत वेराइटी का है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। इसलिए कहा कि फंक्शन वाइज जो प्रोटीन होता है मोस्ट डाइवर्स है, इसमें सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी इसी के, कि सबसे ज्यादा वेराइटी ऑफ रोल यही प्ले करता है प्रोटीन, जिसका नाम है लास्ट नाम है। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है प्रोटीन से रिलेटेड, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, क्योंकि भाई बहुत डाइवर्सिटी है, मैं ये बात बोल रहा हूं कि जितने भी पॉलीमर दिखाई दे रहा है, न्यूट्रिएंट दिखाई दे रहा, उन सब के अंदर अगर वैरायटी देखें रोल के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो प्रोटीन में सबसे ज्यादा है। इसीलिए अब हमें इसकी क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करेंगे, फिर हम शेप के बेसिस पे बात करेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग रोल के बेसिस पे बात करेंगे। रोल वो भी एनसीईआरटी से ही उठाएंगे, क्योंकि इसके रोल का बहुत ज्यादा पिटारा भरा हुआ है रोल से, तो हम सबकी बात नहीं कर सकते। आपके सिलेबस पे नेट के बाद आप पढ़ते रहोगे, पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे। मेडिकल के अंदर किसी ना किसी प्रोटीन का कोई ना कोई रोल पूरे जिंदगी आपको पढ़ते ही रहना है और उसके ऊपर काम करना है। बहुत सारे प्रोटीन ऐसे हैं जो बीमारियों को कॉज करते हैं, तो बहुत सारे प्रोटीन ऐसे हैं जो बीमारियों को ठीक करते हैं। सारा खेल प्रोटीन का ही है बॉडी के अंदर। इसीलिए कोई चीज डाइट्स के अंदर होना चाहिए तो प्रोटीन होना चाहिए। भाई कचौड़ी तो बड़ी शौक से जाके खाने लगते हो, पूरी जाके खाने लगते हो, कहाँ मिलता है उसमें प्रोटीन यार? क्या मिलता है उसमें तुम्हें पता है? जितने भी टेस्ट वाली चीज है ना, वो इसीलिए वो सब खतरनाक है। स्वीट चीजें भी, मीठी चीजें, मेमोरी भी उसकी बहुत अच्छा काम करता है, बार बार अट्रैक्ट होकर चले जाते हो। अभी गाजर का हलवा नाम आते ही मुंह में पानी आ जाता है। ठीक, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कैंटीन वाले बना दिया करते हैं, देखते के साथ मंगा ही लेता आदमी, ठीक है। लेकिन जितनी चीजें हैं, कोई क्या है कि प्रोटीन शेक पीने जा रहे हैं, मुंह आदमी बनाने लगता, भाई ये तो मालूम है मजा नहीं आने वाला, हाँ, लेकिन उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा है। तो प्रोटीन की ज्यादातर चीजें जो है टेस्टी नहीं है। पनीर टेस्टी है, लेकिन जितनी भी टेस्टी चीजें हैं, पहली बार ज्यादातर टेस्टी चीजें तो तली हुई है, मतलब कोलेस्ट्रॉलिक है।
और दिल उसी को करता है। इस्लाम भी और आमिर खान का रूल भी दिल के खिलाफ है, दिल को हमेशा बेवकूफ बना के रखने की बात करता है ना। इस्लाम भी नहीं कहता कि दिल की बात सुनो। सबसे ज्यादा तकलीफ में डालने वाला चीज हमको वो दिल ही है, क्योंकि दिल जो कहता है वो करने से हमेशा हम नुकसान में रहेंगे। सिर्फ दिल की बात कम माननी है, और सही और गलत वो तो सिर्फ दिमाग ही बताता है, तो दिमाग की बात ज्यादा माननी है। मगर जायका के हिसाब से जब हम किसी खाने और डाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, डेफिनेटली उसका इल्जाम होगा। 9 ऐसे फूड आइटम्स है जो आपके हेल्थ के लिए काफी ज्यादा डेंजर है। उसमें से आता है ये कचौड़ी, पूड़ी, सब्जी आता है, मोमोज आता है, आपका पानी पूरी आता है, बर्गर आता है, टिक्की आता है, इस तरह के खाने, और ये आपका चाउमीन आता है, उसमें ये नूडल्स आते हैं, ठीक है, और आपका समटाइम मैगी भी आता है, और एक क्या बोलते हैं उसको, होता यार नाम याद नहीं आ रहा उसका, मैगी हो गया, चाउमीन हो गया, नूडल्स हो गया, पास्ता। ये सब जो है ये वो खाने हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपकी उम्र को बहुत कम कर दो। मरने की नहीं, मरोगे तो उसी जब लिखा है, लेकिन मौत जैसी जिंदगी पहले से शुरू हो जाएगी, मतलब बुढ़ापा जल्दी स्टार्ट हो जाएगा आपका। इसलिए खाने को बड़ा सोच समझ के, हम सबका दिल नहीं मानता, खा ही लेते हैं, लेकिन जितना हो सके कंट्रोल करना चाहिए। अभी इंडिया का फूड आइटम्स और अलीगढ़ का फूड आइटम्स वो हमें डिस्ट्रॉइंग फूड आइटम्स है। एक तो जितने भी कचौड़ी वाले, मोमोज वाले हैं, सब नाली के किनारे ही बैठ रहे हुए हैं। तो नाली में से तुम्हें मालूम है माइक्रोब्स दिख तो रहे नहीं, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइक्रोब्स हाई कहां पे होगा? नाली पे। शुद्ध वाले तो बहुत कम मिलेंगे, और एक शुद्ध वाला है तो लिख रखा है ना हाइजेनिक पानी पूरी वाला। पानी पूरी कब से हाइजेनिक होने लगा? ठीक है, हाइजेनिक जगह पे बैठा हुआ है, साफ सुथरा है, पानी का भी सा हाइजेनिक हो गया। तो यहाँ पे यही मेडिकल की लड़कियां आई और खा रही है, पूछ रही है, कह रही है नहीं ये तो हाइजेनिक है। पानी पूरी कैसे हाइजेनिक है? हो सकता है साफ सुथरा है, लेकिन पानी पूरी हाइजेनिक कैसे हो सकता? नॉट फिट फॉर योर हेल्थ। एक सिर्फ मोटापे की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे हार्मोनल इंबैलेंस कर देता है ये सारे फास्ट फूड। और हार्मोनल इंबैलेंस होने की वजह से कौन सा हार्मोन कब सीक्रेट होना चाहिए था, वो टाइम से पहले या टाइम के बाद होता है। अगर कम उम्र के लोग खा रहे हैं तो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम हो सकता है, इंबैलेंस हो जाता है। प्राइमरी ग्रोथ की जगह पे सेकेंडरी ग्रोथ हो जाता है, जिसकी वजह से कम उम्र में ही बॉडी फैलने लगती है। शेप डिस्फंक्शन हो जाता है। एस्ट्रोजन का अगर लड़की में डाउन हो जाए तो उसकी जो शेप है, बॉडी शेप है, जो फिगर है, वो कुछ का कुछ हो जाता है। उसी लड़कों में टेस्टोस्टेरोन अगर डाउन हो जाए तो ठीक है, टेस्टोस्टेरोन लिपिड से इन्वॉल्व है, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है, लेकिन तली हुई लिपिड से नहीं है। उसके लिए जो है डाइटरी लिपिड होता है, वो चाहे मीट से आए या किसी सब्जी से आए, वो वाली लिपिड की जरूरत होती है, तली हुई चीजें नहीं। फिर वो टेस्टोस्टेरोन को अंदर कोलेस्ट्रॉल बन के जाएगा और वो भी टेस्टोस्टेरोन ही बनाएगा, लेकिन एक दूसरे नेचर का टेस्टोस्टेरोन बनाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो है आपकी स्ट्रेंथ डाउन हो जाती है। अब स्ट्रेंथ कैसे चेक करोगे? दौड़ो यहां से और दौड़ते हुए देखो जकरिया तक पहुंच पाते हो कि नहीं। अब बीच में ऐसे तो नहीं करने लगते। अगर ऐसा हो रहा है मतलब यू आर नॉट फिट, अपने एज के हिसाब से फिट नहीं है। इंसान अगर 18 से 30 साल 35 साल के आसपास है, उसकी बॉडी स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि कम से कम वो 200 से 300 मीटर लगातार दौड़े और वो रुके नहीं, हारे नहीं। ये सारी चीजें, तो इसकी फिजिकल हेल्थ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई करने का मतलब ही होता है कि फिटनेस पे काम करना। आप अपने हेल्थ पे काम करें, आप अपने सोसाइटी पे काम करें, बकलोली नहीं करें। पढ़ाई का मतलब दिखा दिखाने की बात नहीं होती। सबसे पहला काम है कि अपने हेल्थ पे करें। आप अगर मान लीजिए बहुत अच्छा प्रोफेसर या डॉक्टर बन जाते हैं, और जैसे प्रोफेसर या डॉक्टर बनते हैं पता चलता है, डॉक्टर रिपोर्ट लिखता है यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, यू आर डायबिटिक। अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ होता है। पूरी उम्र तो उन्होंने घिस घिस की पढ़ाई किया, कमरे में रह के पढ़ाई किया, जॉब जैसे लगा 2-4 साल बाद पता चला कि डायबिटिक है, बीपी है, प्रॉब्लम है। अब पैसा भी है, मार्केट में चीजें भी अब खा नहीं सकते क्योंकि डायबिटिक है, बीपी का प्रॉब्लम है, हार्ट डिसऑर्डर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, ये सारी चीजें होती है। तो फिर कोई फायदा नहीं है जिंदगी जीने का। वो अगर हेल्दी नहीं है तो फिर वो पैसे होने का भी कोई फायदा नहीं है। जिंदगी अल्लाह अल्लाह करके ही गुजरेगी। कि डायबिटिक वाले का
कब अटैक करे, बीपी वालों का कब अटैक करे, क्या होगा, कुछ पता ही नहीं है। तो जिंदगी तो अल्लाह अल्लाह करके ही गुजरनी चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि हेल्थ पढ़ाई से ज्यादा प्रायोरिटी रखता है, और उससे ज्यादा प्रायोरिटी हमारे लिए नमाज रखता है। नमाज पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे हेल्थ, और तीसरे नंबर पे आपका एजुकेशन आ जाता है। अब हेल्थ के लिए जो क्राइटेरिया है, खाना खाएं और सोच समझ के खाएं, और मेरी मानो तो दिल के हिसाब से लाइफ मत जियो, क्योंकि दिल तो मन करता रात में बैठ के इंस्टाग्राम का रील्स देखे, चैट करें, चैट वाली को ढूंढे, लेकिन बहुत खतरनाक हो सकता है वो चीजें, बहुत खतरनाक। आपकी कैरियर आपको सब कुछ फिनिश कर सकता है। तो बेटर कैरियर के लिए आपको ना चैटिंग करनी है, ना चैट वाली को ढूंढना है, क्योंकि उनका काम ही है बर्बाद करना आपका। उनका कुछ नहीं जाता, वो बर्बाद नहीं होती। उनका क्या है ना कि वो चेतने में कसमें खा जाए, वो ना चाहे बर्बाद आप ही होते हो, वो नहीं होती। उनके पास कुछ ऐसा फेनोमेना है कि उनका करनी इस दुनिया में उनको मिलता कम है। शादी के बाद मिलता हुआ तो अलग है, करियर पे कम मिलता है। हमारा रोजी रोटी पे ही पड़ता, मतलब करियर पे ही पड़ता है, इसलिए बर्बाद हम ही होंगे। चलो क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। ऑफ प्रोटीन, बेसिस, सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर ले रहा हूं, उस हिसाब से प्रोटीन के अंदर की क्लास की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम क्या बात करें, वहां पे प्राइमरी स्ट्रक्चर। यहां पे स्ट्रक्चर वाइज प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है जो लीनियर होता है, ये भी देखेंगे हम। सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे, टर्सरी स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे, क्वाटनरी स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे, शेप की बात करें, दूसरा बेसिस हम ले रहे हैं शेप। शेप के हिसाब से दो प्रोटीन हमें याद रखनी है यहां पे, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन की बात हम करने वाले हैं। ग्लोब्यूलर प्रोटीन की बात हम करने वाले हैं। तीसरे के रोल की बात करें यानी सिग्निफिकेंस में, तो यहां पे हम लोग एनसीईआरटी टेबल पे टूट पड़ेंगे। यहां पे हम लोग एनसीईआरटी टेबल की तरफ रुख कर देंगे। एनसीईआरटी टेबल को हमें काम करना है। प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर होता है, ठीक है, और प्राइमरी स्ट्रक्चर पे अक्सर बहुत कम फंक्शनल होते हैं। इंसुलिन देखोगे ना, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो प्राइमरी स्ट्रक्चर पे यानी प्राइमरी प्रोटीन पे ही, प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के हिसाब से जो प्रोटीन होगा वो उसको हम प्राइमरी प्रोटीन कहेंगे, उस प्रोटीन को हम प्राइमरी प्रोटीन कहेंगे। और प्राइमरी प्रोटीन लेवल पे फंक्शनल होता है तो वो इंसुलिन ही है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाले सेकेंडरी प्रोटीन कहलाएंगे, टर्सरी स्ट्रक्चर वाले टर्सरी प्रोटीन कहलाएंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर वाले
क्वाटनरी प्रोटीन कहलाएंगे। 4 डिग्री प्रोटीन मतलब क्वाटनरी प्रोटीन। अब हम यहाँ पे करके देख लेते हैं थोड़ा सा। अब कल जो हम लोग है ना इससे कुछ शुरू करेंगे इंशाल्लाह, हम लोग इसकी बात करने वाले हैं पूरे का पूरा हम खत्म ही करेंगे कल। प्रोटीन एंजाइम तक पहुंच जाना है हमें कल के क्लास में। अब यहाँ से हम स्पीड को भी बढ़ा चुके हैं, बढ़ा दें चले। आप एंजॉय करें, पढ़ाई करें, मस्त खाए पिए सो जाए।